नहीं, बहुत ज़्यादा लग रहा था ना, बाहर से आए थे धूप से, धूप भी बहुत ज़्यादा है। हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। हेडिंग क्या है? बोर्स रेडियस। देखो हम लोगों को दो बातें बताते हैं ना, थोड़ा ध्यान से सुनना। तुमको ना रेडियस कैलकुलेट करना है। किसका रेडियस? पहले वाले ऑर्बिट का रेडियस, न्यूक्लियस से। दूसरा, तुमको उस ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ये दो वेरिएबल तुमको कैलकुलेट करना है। देखो, अगर तुम रेडियस निकाल लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी, अगर तुम वेलोसिटी निकाल लोगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। बात समझ आ रही क्या? अरे देखो, अभी हम तुमको बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बस फॉर्मूला बताएंगे, ज़्यादा कुछ में डीप नहीं जाएंगे क्योंकि वो 12th में है। और काइनेटिक एनर्जी जानते हो, हाफ mv², ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो जनरली हम लोग किसकी बात करेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे। पहले वाला ऑर्बिट, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए उनका एटॉमिक मॉडल ट्रू था। क्या क्या चीज़ें आपको पहले से पता है, आप पहले उसको लिखेंगे। देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको पता है, एम लिख दे रहे, कितना होता है? 9.1 10⁻³ kg, ठीक है। ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुमको और क्या पता है? तुमको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है, 6.626 × 10⁻34। आप इस वैल्यू को जो भी याद करो डेसिमल के बाद, ठीक है, ये वैल्यू है। और अच्छा, प्लैंक कांस्टेंट का आप वो यूनिट बता सकते हैं क्या? बताइए। जूल पर सेकेंड है जूल सेकेंड? जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड। अरे देखो, ध्यान रखो ना, फॉर्मूला होता है E = H × न्यू। न्यू नीचे गया तो H = E/न्यू, ठीक है। न्यू का मतलब क्या होता है? 1 टाइम पीरियड, तो E × T हो जाएगा, ये जूल सेकेंड हो गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, कभी MCQ वगैरह में सवाल आके गलत उत्तर देना। तीसरी बात देखिए, आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होता है आपको? ये वैल्यू पता है ना, 1.6 × 10⁻17 कूलम। E कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। अरे बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी। E = H हो गया, H की वैल्यू E/न्यू हो गई। E का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, अपॉन में फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? पर सेकंड होता है, तो पर सेकंड नीचे है ना। ये सब गलती मत करो, बीट देंगे। हाँ जी, आपको M पता है, H पता है, E पता है। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो Z होता है, Z क्या होता है आपको पता है? एटॉमिक नंबर। तो कहीं कहीं पे लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए Z = 1 रख सकते हैं क्या? Z = 1 नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं ना, ठीक है। और अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके लिए n बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको पता है। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना। देखो, बहुत सरल डेरिवेशन होता है, तुम खुद से कर लोगे, हालांकि हम करवाएंगे। अगर तुमको खुद से करना होगा, तुमको क्या बात ध्यान रखनी है? अगर तुमको बोहर एटॉमिक मॉडल का सब कुछ खुद से डिराइव करना है तो तुम पहले दो बात ध्यान रखो कि दो वेरिएबल आपको निकालने होते हैं, पहला रेडियस और दूसरा वेलोसिटी, ठीक है। आप पहले रेडियस कैलकुलेट करेंगे। रेडियस किससे एसोसिएटेड है, मतलब रेडियस से क्या चीज़ निकलेगी? पोटेंशियल एनर्जी। वेलोसिटी से क्या निकलेगा? काइनेटिक एनर्जी। आप पहले रेडियस निकालेंगे, फिर आप वेलोसिटी निकालेंगे, फिर आप दोनों से पोटेंशियल और काइनेटिक निकालेंगे और फिर उन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करने पे टोटल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो अब मेरी बात समझो, बोहर दो बातें बोले थे। एक बात तो हालांकि रदरफोर्ड बोले थे, उस बात को बोहर दोबारा से बोले थे और फिर अपनी बात भी कहे थे। रदरफोर्ड वाली बात क्या थी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखो तुमको दो वेरिएबल चाहिए, बात में आ रही क्या? आपको दो वेरिएबल चाहिए, रेडियस और वेलोसिटी। आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए, आपको रेडियस चाहिए और आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। दो वेरिएबल निकालने के लिए आपके पास एक इक्वेशन नहीं चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। दो वेरिएबल निकालने के लिए आपको, देखिए ये सब बहुत सरल है, अगर तुम इस बात को समझते चलोगे तो तुमको आराम से कहीं डेरिवेशन में दिक्कत नहीं आएगी। पहले आप वो लिखेंगे जो आपको ऑलरेडी पता है, उसके बाद आप देखिए आपको क्या क्या निकालना है। आपको दिखा दो वेरिएबल निकालना है, दो वेरिएबल के लिए दो ऐसे इक्वेशन चाहिए जिन इक्वेशन में दोनों वेरिएबल आते हो, ठीक। देखो रदरफोर्ड क्या बोले थे? रदरफोर्ड बोले थे कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो उस न्यूक्लियस उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींच रहा होता है अंदर, तो उसको कौन सा फोर्स बैलेंस करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करता है, बाहर वाला फ्यूगल होता है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा फिगर यहाँ बनाते हैं ना। अगर मान लो ये प्लस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है, ठीक है, तो अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक,
वही सेंट्रीपिटल बोल लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेंट्रीपिटल आपको बता दें बस एक फोर्स का मतलब फोर्स का नाम होता है, वो फोर्स कई सारे हो सकते हैं। जैसे क्या, हाँ कुलाम्बिक बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कुलाम्बिक फोर्स बोलता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अंदर लगा, बाहर कौन सा लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल को CF दिखा रहा है, ठीक है। तो दोनों फोर्स बैलेंस है, तभी इलेक्ट्रॉन अपने सेम रेडियस में घूम रहे होते हैं जगह, ठीक है। अभी जब सोमरफेल्ड मॉडल आएगा, जस्ट अगला टॉपिक इसके बाद, तो आप वहाँ पढ़ेंगे कि वो बोले थे कि इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी घूम सकता है। मतलब वो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम बना दिए थे, ठीक है। खैर, लेकिन इस पूरे चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन जो वो यही है, इसे ध्यान सुनना। रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस के सेंटर से लगभग इलेक्ट्रॉन तक की दूरी, यही होता है रेडियस। और इलेक्ट्रॉन कितना तेज घूम रहा है उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है v वेलोसिटी से और इलेक्ट्रॉन का मास m है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है mv²/r, ठीक है। सर्कुलर मोशन में आपको पढ़ाया गया था 9th में, सर्कुलर मोशन में आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। अभी आप जब SHM पढ़ रहे थे वहाँ भी हम तुमको बताए थे, जब तुम 12th के साथ बैठ के पढ़ रहे थे, इस जो सर्कुलर मोशन में होता है ना, अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है और वो r रेडियस से v वेलोसिटी पर घूम रहा है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, mv²/r फोर्स लगता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हो, क्योंकि सब तो बराबर ही है ना आपस में, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। सर्कुलर मोशन से ही डेरिवेशन आता है। तो पहली बात तो आपको ये बात याद होनी चाहिए, बस मेरी का देखो, ये एक इक्वेशन नहीं है, ये तो फोर्स की वैल्यू है। इक्वेशन में तो दोनों तरफ वेरिएबल्स होने चाहिए ना, ये तो फोर्स की वैल्यू एप्लीकेबल है, इक्वेशन अभी आप बनाएंगे। ये और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K × Q1 × Q2/r², एकदम ग्रेविटेशन की तरह ही होता है ये, ठीक है। और आपको पता है कि ये दोनों फोर्स बराबर हैं। सेंट्रीफ्यूगल किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, तब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो आप पहले तो इन दोनों को बराबर लिखेंगे सिंस, थोड़ा समझना, सिंस सेंट्रीफ्यूगल बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में है। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ऑर्बिट बड़ा छोटा नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हर जगह न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। दोनों फोर्स की वैल्यू रखेंगे mv²/r, और इधर क्या रखोगे K Q1 Q2/r²। रेडियस तो सेम ही है, ठीक है। ये बना इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से समझो, अब तुम ध्यान से समझो, तुम क्या किए, पहला इक्वेशन कैसे बना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तुम बराबर कर दिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला दोनों को आपको समझ में आना चाहिए। आप ये वाला फॉर्मूला 11th में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, और ये वाला कक्षा 12 में पढ़ेंगे पहले चैप्टर में, ठीक है। इसको कूलाम दिए थे, ठीक है। अच्छा, अब देखो समझो तुम मेरे बात को, यहाँ पे कितने सारे वेरिएबल है, पहले ये तो देखो, m किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है, इसकी वैल्यू आपको पता होती है। v इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, ये निकालना है आपको। r रेडियस ये भी निकालना है आपको। k कांस्टेंट है, ठीक है, k कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। ये जो k है ना, ये जो k है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आप बोल सकते हैं इसको, इसकी वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट है। पहली बात हम यही लिख दे रहे हैं, इसकी वैल्यू आपको पता है तो यहाँ लिख दे रहे हैं ना, k बराबर 9 × 10⁹, ठीक। ये बिल्कुल जैसे कि ग्रेविटेशन चैप्टर में ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है G(m1m2/r²), वो G कैपिटल G होता है ना, उसी प्रकार से कैपिटल K होता है, वो G का भी वैल्यू होता है, इस G का भी वैल्यू होता है, दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है। इसका भी यूनिट होता है, इसका न्यूटन मीटर² कूलाम स्क्वायर, इसका ये यूनिट होता है, ठीक है। तो उसके की वैल्यू आपको बताइए, रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 Q2 क्या होता है, Q1 Q2 वो चार्जेस होते हैं, Q1 और Q2 वो चार्जेस होते हैं जिनके बीच में फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। देखो पहला इक्वेशन को अभी हम प्रॉपर बना रहे हैं, बस यही बात समझनी है। अगर ये इक्वेशन फॉर्मेशन समझ ली है तो तुम सब कुछ अपने से निकाल लोगे। हम क्या किए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर किए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम दूरी पे घूम रहा है, ठीक है। बराबर करने के बाद दोनों का फॉर्मूला लिख दिए, दोनों तरफ ये दोनों बराबर था, दोनों का फॉर्मूला लिख दिए। आपको ये दोनों फॉर्मूला याद होने चाहिए आज के बाद। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा K Q1 × r²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है आपको हम यहाँ समझा देते हैं। देखो ये फोर्स किस प्रकार से आता है, अगर मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर है, मान लो यहाँ Q1 एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज Q1 है, और इससे r दूरी पर एक चार्ज Q2 है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है। तो देखो वहाँ पे दो चार्ज आपको दिख रहे होंगे, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन। अब समझना ये जरूरी है कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा। आपको Q1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, Q2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो Q1 और Q2 क्या होता है, वो दोनों चार्जेस जिनके ऊपर फोर्स लग रहा होता है,
तो एक चार्ज तो खुद इलेक्ट्रॉन हो गया, एक चार्ज तो खुद इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसको तो आप खुद ही Q1 मान सकते हैं। और दूसरा चार्ज हो गया आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है ये बात आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। समझो, न्यूक्लियस में अगर एक प्रोटॉन हुआ, न्यूक्लियस में अगर एक प्रोटॉन होता है उसके ऊपर चार्ज ई होगा। अरे ई तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल ही नहीं होता ना, ई तो चार्ज भी होता है, आपको पता ना, कांस्टेंट होता है ई की वैल्यू ये। इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव, प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव। अगर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, अगर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन का न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होगा, ई, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी ई। अभी प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, बस चार्ज की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कहाँ पे, ये नहीं, ये तो तब होगा ना जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। हम तो बोल रहे हैं कि जहां पर भी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें चार्ज की वैल्यू इतनी होती है। ये सही बात है ना। प्लस माइनस ये डिफाइन करेगा कि अपोजिट नेचर का है। अगर न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हुआ तो चार्ज कितना होगा, 2 इंटू ई। हाँ, 2 इंटू ई। अगर 10 प्रोटॉन हुआ 10 इंटू ई। अगर n नंबर ऑफ प्रोटॉन हुआ तो Ne। लेकिन आप समझिए, आपको ऑलरेडी एक बात पता है, न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होता है वही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी होता है। सही बात है क्या? तो अगर मान लो हम तुमसे बोले किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z है, तो उसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, Z हो जाएंगे। तो प्रोटॉन पे, तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Z इंटू ई। ये समझ में आ रही क्या? इस बात को थोड़ा सा हम यहाँ लिखना चाहते हैं ना, थोड़ा ध्यान देना। चार्ज ऑन न्यूक्लियस, इसको आप Q2 माने हैं, ठीक है? इस समझिए, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन टाइम्स E। सही बात है ना? प्रोटॉन टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, ये सही बात है ना? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन टाइम्स E, मतलब दैट इज एटॉमिक नंबर इंटू ई। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z इंटू ई। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है समझना। तुम किताब में जब फॉर्मूला देखोगे रेडियस का, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, फिर उसके बाद आपको Z इंटू ई स्क्वायर दिखाई देगा, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे वो Z ई स्क्वायर आया कहां से। ठीक है? वो Z ई स्क्वायर जो होता है ना, Z ई स्क्वायर को ध्यान समझो। Z इंटू ई स्क्वायर का मतलब क्या है, Z इंटू ई। बात मेरी क्या, उसको समझो। Z इंटू जेड ई स्क्वायर की बात कर रहे हैं। आप फॉर्मूले में किताब में देखेंगे, आपको दिखेगा Z ई स्क्वायर, कई जगह दिखेगा फॉर्मूले में इस टॉपिक में। Z ई स्क्वायर का मतलब होता है 3 टर्म्स, Z इंटू ई। एक ई को अकेले रहने दो, एक ई को Z के साथ कर लो। तो जो ई अकेले था वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और जो ई Z के साथ था वो क्या हो गया, न्यूक्लियस का चार्ज। बात मेरी क्या, ये हुआ 2 अलग अलग चार्जेस। तो Q1 की वैल्यू E हो गई, और यहां से अब Q2 की वैल्यू क्या हो गई, ZE। सही बात है क्या? Q1 Q2 निकल गया। अब यहां पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, आप वैल्यूज रखेंगे, M तो M ही है, जितने कांस्टेंट है उन सबको एक तरफ करेंगे। ठीक, एक वेरिएबल की वैल्यू यहां से निकलेगी। अरे 2 इक्वेशन चाहिए ना, अभी तो पहला इक्वेशन बनाया, दूसरा इक्वेशन ही बनाएंगे। कहां से बनाएंगे पता है? बोहर एक और बात बोले थे, ये तो रदरफोर्ड की बात है। बोहर क्या बोले थे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है mvr बराबर nh/2 पाई। दूसरा इक्वेशन वो होगा क्योंकि वहां v भी और r भी है। ठीक है, तो यहां से mv स्क्वायर अपॉन में, देखो एक r से एक r कैंसिल हो गया। सही बात है ना? अरे बोलो, एक r से कर गया बराबर k, इसकी वैल्यू आप रख देंगे। Q1 की वैल्यू क्या रखें, e रखें, और Q2 की वैल्यू z इंटू ई रखो। ये बात थोड़ी समझनी ज़्यादा जरूरी है। और नीचे एक r बचा हुआ है, एक काम करो यहां से, अच्छा ठीक है, दूसरा इक्वेशन ही बनाते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, एज पर बोहर्स पोस्टुलेट, बोहर के पोस्टुलेट के हिसाब से आपको, वैसे ही सेकंड पोस्टुलेट होता है, सेकंड या थर्ड, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप बस ध्यान रखें क्या होता है, mvr बराबर nh/2 पाई। ये होता है ना, ये नहीं होता क्या, यही होता ना? अरे याद है कल बोहर का पोस्टुलेट लिखे हो, बोहर बोले थे कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, चेंज नहीं होता। और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कल पूछ रहे थे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम बोले L से करते हैं। यही तो बात थी ना। n क्या था,
नंबर ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं, h क्या प्लैंक कांस्टेंट और 2 पाई लिखे हो ना, ठीक है। एक काम करो, देखो तुमको पहले r की वैल्यू निकालनी है, आप पहले r की वैल्यू निकाल लें। r की वैल्यू कैसे निकलेगी, v की भी निकाल सकते हो, लेकिन हम पहले r निकालेंगे क्योंकि हेडिंग क्या पड़ा हुआ है, बोर्स रेडियस, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से r की वैल्यू अगर निकालोगे तो उसमें v आएगा। एक काम करो, यहाँ से v की वैल्यू निकालो, r के टर्म में उस v की वैल्यू कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं ना, इसको हटा दो क्योंकि इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, NH ऊपर था, नीचे 2 पाई था, m भी नीचे आया और r भी नीचे आया, सही बात है क्या, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आप क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, किसको पुट करना है, v की वैल्यू को, समझ रहे हो ना मेरे बात क्या चल रहा है, v की वैल्यू। देखो ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो, तुम इस फॉर्मूले में कहीं दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे तुम, अगर ये ध्यान रखोगे कि इसमें वेरिएबल सिर्फ v है और r है, सिर्फ v और r ही वेरिएबल है जिसके लिए आपको सॉल्व करना है, बाकी सबकी वैल्यू आपको पता है, सबकी वैल्यू लास्ट में रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस बात को बहुत ध्यान से रखो, वेरिएबल सिर्फ v और r ही है, बाकी सब कांस्टेंट है, इसलिए हम v और r को अलग कलर से लिख दे रहे हैं, वेरिएबल सिर्फ v और r है। तो v की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, अगर तुम v की वैल्यू यहाँ रखोगे तो देखो यहाँ m था पहले से, और v की वैल्यू क्या रखोगे, NH पॉन में 2 पाई mr का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर करना मत बोलना, नहीं मास से मास काट दोगे और इस r से इस r को काट दोगे, बोलोगे खत्म हो गया इक्वेशन, स्क्वायर करना मत बोलना। राइट साइड में क्या बचा हुआ है, k इंटू, देखो e इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, k इंटू जेड स्क्वायर बाई r, ठीक है। ये जेड स्क्वायर का टर्म आपको कई जगह दिखाई देगा, ठीक, जिसका स्क्वायर दिख रहा है स्क्वायर कर लो, m इंटू, अब कुछ करना नहीं, अब इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस जो दिख रहा है वो करते चले जाएंगे, r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। m इंटू बोल दो क्या होगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में बोलो 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, नीचे वाले का भी तो स्क्वायर होगा। अभी इस पूरे फॉर्मूले में अब सिर्फ एक ही वेरिएबल है क्या, r, बाकी सबकी वैल्यू आपको पता है क्योंकि बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। ये हो गया k इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में r, एक r से एक r फिर काट देंगे, एक r यहाँ बचेगा, वैल्यू किसकी चाहिए, r की चाहिए, r को उधर करेंगे और बाकी सबको नीचे ले आएंगे। तो देखो पहले m से m काट दो, एक तो कट गया, ठीक है। उसके बाद सबको नीचे लेकर के आओ, r बराबर क्या मिल रहा है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर इंटू m इंटू r, तो इधर आ गया ना, ये सब नीचे जाएंगे, इंटू k इंटू जेड स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बताते हैं क्या, देखो ये जो k की वैल्यू है, ये जो k की वैल्यू है इसकी दो अलग अलग वैल्यू, जो k कांस्टेंट है इसकी दो वैल्यूज होती हैं, ये जो k कांस्टेंट है ना इसकी दो वैल्यूज होती है, आपको हम बताते हैं दोनों वैल्यू के बारे में। एक तो वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, तब जब आप यूनिट SI में रखते हैं, k की दो वैल्यूज होती हैं, एक तो 9 × 10⁻⁹ आसान वैल्यू है, ये वैल्यू तब होगी जब आप यूनिट SI में लेंगे, न्यूटन SI यूनिट है फोर्स का, मीटर SI यूनिट है डिस्टेंस का और कूलम SI यूनिट है चार्ज का। लेकिन यही वैल्यू k की 1 हो जाती है कब, जब यूनिट SI ना होके CGS हो जाता है, जब यूनिट CGS इन CGS सिस्टम, CGS सिस्टम का मतलब क्या, जब फोर्स का यूनिट आप डाइन लेंगे, सेंटीमीटर लेंगे, बात समझ रही है, चार्ज का ESU होता है, ESU क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है जी। आपको ये बात समझ आ रही है। अब इसमें आपको n की वैल्यू पता है, जिस ऑर्बिट का रेडियस निकालना है उसकी में n की वैल्यू रख दो, h पता है 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ये k क्या है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू, अगर ये सब का सब, अगर ये सब का सब तुम SI में रखोगे तो वैल्यू सब SI में आएगी। मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो आप ग्राम में रख सकते हैं, n की वैल्यू तो नंबर ही है, कोई टेंशन है नहीं। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आप चाहे तो इसमें रख सकते हैं, ऐसा उसमें रख सकते हैं आप अगर चाहें तो, सीजीएस में
k की वैल्यू 1 रख सकते हैं, मतलब जैसे भी जो करना है। अगर तुम चाहो तो तुम इस वैल्यू को, अगर तुम चाहो तो तुम सबकी वैल्यू रख के वहां सब लिखा हुआ है रख के आंसर निकाल लोगे। ये e की जगह क्या रखेंगे आप 1.6 10⁻17 वाला चार्ज, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। बस मेरे क्या, आप जब इसको सॉल्व करेंगे, आप जब इसको, अच्छा ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए ना, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जब आप सारी वैल्यू रखेंगे, सिर्फ n और z की वैल्यू मत रखो। जब तुम सारी वैल्यू रखोगे r बराबर कितना आएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये वैल्यू आती है सॉल्व करने पे। हम n और z की वैल्यू क्यों नहीं रखे हैं, क्योंकि तुम रख लो, ये फॉर्मूला ज्यादा सुंदर है ना। क्यों ज्यादा सुंदर है, क्योंकि आप अब जिस भी एलिमेंट के लिए चाहें और जिस भी ऑर्बिट के लिए चाहें आप निकाल सकते हो उसका रेडियस। आपको हाइड्रोजन के लिए निकालना है, z बराबर 1 रखो और फर्स्ट ऑर्बिट 1, तो 1 ही हो गया, तो बचा सिर्फ इतना ही। बात में आ रही क्या। हम किसकी वैल्यू रखे, हम h की वैल्यू रखे, पाई की वैल्यू रखे, m की वैल्यू रखे, k की वैल्यू रखे और e की वैल्यू रखे, n और z छोड़ दिया हम। बात में आ रही क्या। और ये वाली जो चीज है, अगर आप इसी को n बराबर 1 और z बराबर 1 रख देते हैं, मतलब फॉर हाइड्रोजन एटम्स फर्स्ट ऑर्बिट, ध्यान रखना हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट के लिए z बराबर 1 हो जाएगा और n बराबर भी 1 हो जाएगा, तो r की वैल्यू क्या मिलेगी 0.529 एंगस्ट्रॉम, या फिर 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है, एंगस्ट्रॉम की जगह। हाँ ठीक है, असल में सॉल्व होकर के ये आंसर आएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम सब कुछ ऐसा ही रखोगे ना, ये आएगा। तो इस 10⁻10 की जगह तुम क्या लिख सकते हो, एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो। बात मेरी क्या। और सुनो अभी रुक जाओ, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इसी को कहते हैं बोहर्स रेडियस, ठीक है। आपसे सवाल में पूछा जाता है, नीट में पूछा गया सवाल, हम कल भी बताए थे, बोहर्स रेडियस का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ठीक है। अगर कहीं पर पूरे दुनिया में 10⁻10 लिखा है मीटर के साथ में, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम। अगर कहीं पे 10⁻9 लिखा है, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, नैनो। नैनो को सिंबल में कैसे लिखते हैं, यन। नैनोमीटर नहीं बोलेंगे, सिर्फ नैनो बोलो, बस मेरी क्या, क्योंकि मीटर तो लगा ही रहेगा ना बगल में। अगर कहीं पे 10⁻10 लिखा है तो उसके बगल में मीटर होगा ही, बस इसकी जगह तुम एंगस्ट्रॉम लिख देना, मीटर हट जाएगा अपने आप, ठीक है। डिस्टेंस की बात है, वैसे एंगस्ट्रॉम वगैरह हम लोग ये सब डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मीटर भी लिख दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा ना। ये नैनो हो जाएगा, नैनोमीटर, नैनोमीटर nm। अगर कहीं पे 10⁻6 मीटर लिखा है तो क्या होता है ये, माइक्रोमीटर। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो अभी जो हम बोल रहे हैं। माइक्रोमीटर को μm लिखते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे mm लिखा हुआ है, इसका मतलब माइक्रोमीटर नहीं होता है, मिलीमीटर होता है। तो कंफ्यूज मत होना, माइक्रोमीटर को हम लोग कभी भी mm नहीं लिखते हैं, μm लिखते हैं, ठीक है। म्यू का मतलब 10⁻6 होता है। ये सब तो एडिशनल बातें हैं, काम की बात क्या है, रेडियस। बात समझ आ रही का, काम की बात रेडियस है। अगर रेडियस निकल गया तो अब कहाँ गया भाई, इसमें r की वैल्यू रखे, वेलोसिटी नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी ना, निकल जाएगी। अरे बाकी तो कांस्टेंट है भाई, r की वैल्यू निकल जाएगी। आप n और z की वैल्यू मत रखे, आप n और, अब देखना z ऊपर आएगा नीचे आएगा, ध्यान देखो z ऊपर है वेलोसिटी में, वेलोसिटी के फॉर्मूला z ऊपर दिख रहा है, रेडियस का फॉर्मूला ये वाला ना, इसको रखेंगे यहाँ पर ना, तो कटेगा पिटेगा, z ऊपर आएगा और n नीचे हो जाएगा। देखो इसमें n स्क्वायर है ना, तो नीचे n स्क्वायर आएगा, n कटेगा, नीचे n बचेगा, और इसमें नीचे z स्क्वायर z है तो ऊपर z चला जाएगा, तो z बाई n आएगा। रेडियस में n स्क्वायर बाई z आता है, क्योंकि फॉर्मूला सवाल में ये भी पूछा है, सवाल में ये भी पूछा है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कि ये याद रखो, इतना काफी है कि रेडियस में ऊपर n स्क्वायर बाई z होता है और वेलोसिटी में स्क्वायर कहीं नहीं होता है और ये उलट जाता है, z बाई n होता है। और जब एनर्जी निकालोगे ना तो वहां पे आपको कुछ और वेरिएशन दिखेगा, z स्क्वायर माइनस स्क्वायर आपको वहां पे दिखेगा। अभी निकालेंगे ना, इतना लिखो आराम से, इतना लिखो, बहुत तेजी से लिखो।